हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का जो बायोलॉजी है अर्थात जो जीव विज्ञान है उसके कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बुक से ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको स्पेशली एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो है ये पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इनका जो महत्व है वो आपके एग्ज़ाम में कितना होने वाला है, आप इसे पढ़ने के बाद बिल्कुल समझ सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि केवल आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उसके बाद के आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इन सारे क्वेश्चनों से आपका सामना ज़रूर होगा। तो अगर अभी से आप इन सारे क्वेश्चनों को बढ़िया से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आगे आपको इन सारे क्वेश्चनों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। जी हाँ, जो पौधे होते हैं उन पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा या कॉर्टेक्स द्वारा। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बी होगा, फ्लोएम द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। जी हाँ, और जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो फ्लोएम होगा क्योंकि यहाँ खाद्य पदार्थ के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, चालनी नलिकाएं कहाँ होती हैं? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय पौधों में। जी हाँ दोस्तों, चालनी नलिकाएं कहाँ होती है? बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय जीवों में। जी हाँ, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं जो होती है वो फ्लोएम के अंदर होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी, फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन, पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। जी हाँ, पौधों के वायवीय भागों से जो जब जलवाष्प निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं? अवशोषण, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन। बहुत ईजी सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जी हाँ सी होगा, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जब पौधे जो होते हैं जल का अवशोषण एवं परिवहन करते हैं तो पौधों की जड़ों में जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं उनमें एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है। उस दाब को किस नाम से जाना जाता है? परासरण दाब, विसरण दाब, स्फीति दाब या मूल दाब। जी हाँ, यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है डी नंबर, मूल दाब। अगला क्वेश्चन, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? जी हाँ, जो पौधे होते हैं वो खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में करते हैं? अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में या इनमें सभी रूपों में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो आपका है सी नंबर, आयन के रूप में। जी हाँ, आयन के रूप में ही जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। छठा क्वेश्चन, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि औसतन एक पेड़ यानी कोई भी पेड़ अपने पूरे जीवन काल में यानी जब तक वो जिंदा रहता है तो अपने भार के विचार से यानी अपने भार के विचार से कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना या फिर 10,000 गुना। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। जी हाँ, 100 गुना, यानी कोई भी पेड़ अपने भार के विचार से अपने जीवन काल में उससे क्या करता है? 100 गुना अधिक जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या करता है? उत्सर्जित कर देता है। 7 क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? जी हाँ, जो पौधे होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तना से पत्तियों की ओर, तना से जड़ की ओर, जड़ से तना की ओर या फिर अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर जो होता है क्या होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। जी हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है,
कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। जी हाँ, जो जाइलम वाहिकाएं होती है वो किस प्रकार की कोशिका होती है? मृत कोशिका, जीवित कोशिका, कभी जीवित तो कभी मृत, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, मृत कोशिकाएं। जी हाँ, जाइलम वाहिकाएं जो होती है वो कैसी कोशिकाएं हैं? मृत कोशिकाएं हैं। 9th क्वेश्चन, चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? जी हाँ, जो चालनी पट है ये पौधों के अंदर पाया जाने वाला एक भाग है। चालनी पट ये कहाँ अवस्थित रहता है? जाइलम वाहिकाओं के बीच, मार्ग कोशिकाओं में, चालनी नलिकाओं के बीच, या फिर मूल रोम में। जी हाँ, आपको बतलाना है चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। तो जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, चालनी नलिकाओं में। जी हाँ, चालनी नलिकाओं में ही चालनी पट अवस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है किससे? फ्लोएम से, तो क्या उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है? नहीं, हाँ, कभी कभी होता है, खास परिस्थितियों में होता है। जी हाँ, यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हाँ। जी हाँ, यानी पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है उस खाद्य पदार्थों के परिवहन में क्या होता है? ऊर्जा का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हाँ होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? जी हाँ, जो पौधे होते हैं उन पौधों में जल तथा खनिज लवण के परिवहन की दिशा क्या होती है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो हम आपको बताते चले जो जल और खनिज लवण होता है वो पौधों में जो होता है केवल ऊपर की ओर होता है, अर्थात एक दिशीय होता है। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, केवल ऊपर की ओर। और पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जो होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर स्थानांतरित होते हैं, लेकिन जो जल है वो केवल ऊपर की ओर ही चलता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त है। जी हाँ, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, वास्तविक संयोजी ऊतक है, कंकाल ऊतक है, या फिर एडिपोज ऊतक है। जी हाँ, यदि आपको रक्त की परिभाषा पता है तो आपको मालूम होगा कि रक्त क्या है। जी हाँ, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, तरल संयोजी ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जी हाँ, जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ये आपको जवाब देना है। प्रोटीन की, अकार्बनिक लवण की, ग्लूकोज एवं वसा की, या फिर जल की। जी हाँ, जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें सबसे अधिक कुछ होता है तो वो क्या होता है? जल होता है। जी हाँ, तो रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीरम कहलाता है। जी हाँ, सीरम कहलाता है, यानी सीरम को क्या कहा जाता है? फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोथ्राम्बिन रहित प्लाज्मा, या प्रोथ्राम्बिन सहित प्लाज्मा। जी हाँ, सीरम जो है वह क्या कहलाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको देखना है कि कौन इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, ए, बी, सी, या फिर डी। इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर होगा जी हाँ, बी नंबर, सीरम कहलाता है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? जी हाँ, आपको पता है कि हमारा हृदय हमेशा धड़कते रहता है, अर्थात गति करते रहता है। तो हृदय के अंदर जो होने वाली गति है वो हृदय और पेरिकार्डियल जो झिल्ली है इनके बीच के जो घर्षण है उस घर्षण से कौन बचाता है? पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियम, या पेरिकार्डियल द्रव, या फिर कार्डियक पेशी। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके हमें बतला सकते हैं। हम देखें कि कौन कौन जो है सही जवाब दे पा रहा है इस क्वेश्चन का। तो जो 15 नंबर है इसका जो राइट आंसर होगा जी हाँ, पेरिकार्डियल द्रव। जी हाँ, हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल द्रव, और यही जो होता है संभावित घर्षण से बचाता है। चलिए, इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन देखा, माफ़ कीजिएगा। और आगे देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोग 16वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हम लोग का है
जी हाँ, 16 क्वेश्चन आप लोग को दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन है यह है कि मैमीलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। जी हाँ, जो मैमेलिया वर्ग के जीव जंतु होते हैं उनके हृदय में कुल कितने वेश्म होते हैं आपको बतलाना है, 1, 2, 3 या 4। जी हाँ, तो मैमेलिया वर्ग के सभी जंतुओं में 4 वेश्म पाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। जी हाँ, सबसे मोटी दीवार किसकी होती है, बायां अलिंद की, दायां अलिंद की, बायां निलय की या फिर दायां निलय की। जी हाँ, सबसे मोटी दीवार बताना है कि इनमें से किसकी होती है, बायां अलिंद या दायां अलिंद या बायां निलय या फिर दायां निलय। जी हाँ, जो सबसे मोटी दीवार है वो बायां निलय की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, बायां निलय। 18 नंबर क्वेश्चन, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है। जी हाँ, त्रिदली जो कपाट है वो कहाँ अवस्थित रहता है, दायां अलिंद निलय छिद्र पर, बायां अलिंद निलय छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर या दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनी पर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, दायां अलिंद निलय छिद्र पर स्थित होता है क्या, त्रिदली कपाट। जी हाँ दोस्तों, त्रिदली कपाट जो होता है दायां अलिंद निलय छिद्र पर अवस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है। जी हाँ, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहाँ जाकर खुलती है, बायां निलय में, दायां निलय में, बायां अलिंद में या फिर दायां अलिंद में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जी हाँ, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, दायां अलिंद में अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिराएं क्या होती हैं, खुलती हैं कहाँ, दायां अलिंद में। 20 नंबर क्वेश्चन, एस ए नोड। जी हाँ, साइनुआरिकुलर नोड है, ये किस प्रकार का नोड है, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर कंकाल ऊतक। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एसे नोड क्या है, जी हाँ तंत्रिका ऊतक, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, तंत्रिका ऊतक। एसे नोड क्या है, तंत्रिका ऊतक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। जी हाँ, इनमें से किस में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित यानी ऑक्सीजन से युक्त रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, शिराएं में या फिर सिरिकाएं में। जी हाँ, क्या राइट आंसर होगा आप कमेंट करके हमें बतला सकते हैं, हम जानना चाहते हैं कितने लोग इसका सही सही जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह किस में होता है, फुफ्फुस शिरा में होता है या फिर फुफ्फुस धमनी में होता है, शिराएं में होता है या सिरिकाएं में होता है। जी हाँ, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह जो होता है इसमें किस में होता है, जी हाँ फुफ्फुस शिरा में भी क्या होता है, शुद्ध जो है वह ऑक्सीजन जनित रक्त जो होता है प्रवाहित होता है। इस तरह तो आप लोग पढ़े होंगे, जो शुद्ध रक्त है वो क्या होता है कि धमनी में प्रवाहित होता है और जो अशुद्ध रक्त है वो शिरा में प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, फुफ्फुस शिरा दिया है। जी हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें भी शुद्ध और ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, हृदयघात, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या सिस्टोलिक प्रेशर। जी हाँ, किस नाम से जाना जाएगा अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा बी, हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हाइपरटेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां जो क्वेश्चन है हम लोग का। 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। जी हाँ, उस पदार्थ, उस तंत्र का आपको नाम बतलाना है। जी हाँ, उस तंत्र का आपको नाम बतलाना है। उत्सर्जी तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर जनन तंत्र। जी हाँ, तो वह तंत्र कौन सा है जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में ले जाता है। जी हाँ, रक्त परिवहन तंत्र ये काम करता है हमारे शरीर में। तो राइट आंसर बी होगा,
24 नंबर क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? जी हाँ, जो प्लाज्मा होता है वो पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बतलाना है। 25%, 35%, 55% या फिर 75%। जी हाँ, रक्त प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है? राइट आंसर यहाँ होगा सी, 55%। जी हाँ दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है वो पूरे रक्त का 55% होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? जी हाँ, इनमें से कौन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? लाल रक्त कोशिकाएं, फाइब्रिनोजिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर लसिका। जी हाँ, किसके द्वारा रक्त का जो है थक्का बनता है? जी हाँ, रक्त का थक्का बनने का मतलब है कि जब कभी आपका शरीर कहीं कट जाता है तो कुछ देर में वहाँ से जो खून आना है वो बंद हो जाता है। तो किसके कारण से? जी हाँ, राइट आंसर यहाँ बी होगा, फाइब्रिनोजिन के कारण जो होता है हमारे रक्त में क्या बनता है? थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं किसके कारण रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, प्रोथ्राम्बिन या फाइब्रिनोजिन। जी हाँ, यहाँ पर जो है किसके कारण रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है, तो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ये हमारा जो रक्त है यानी खून है, किसके कारण लाल होता है? जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर ए, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है? जी हाँ, ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन ढोने वाले को कहा जाता है हिपैरिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्राम्बिन या फिर हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो वाहक है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? जी हाँ, जो फुफ्फुस चाप होता है वो हमारे शरीर में कहाँ से निकलता है, इसे आपको बतलाना है। बायां निलय से, दायां निलय से, बायां अलिंद से या दायां अलिंद से? जी हाँ, जो फुफ्फुस चाप है वो हमारे शरीर में दायां निलय से निकलता है। राइट आंसर भी होगा दायां निलय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? जी हाँ दोस्तों, द्विदली कपाट जो होता है वह कहाँ अवस्थित होता है आपको बतलाना है। बायां अलिंद निलय छिद्र पर, दायां अलिंद निलय छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर या अंतरा अलिंद भित्ति पर? जी हाँ, जो द्विदली कपाट होता है वो बायां अलिंद निलय छिद्र पर ही क्या होता है? अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? जी हाँ, जो महाधमनी चाप होता है वो कहाँ से निकलता है? दायां अलिंद से, बायां अलिंद से, दायां निलय से या फिर बायां निलय से? जी हाँ, महाधमनी चाप कहाँ से निकलता है? जी हाँ, बायां निलय से निकलता है। तो जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, बायां निलय से। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? जी हाँ, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना यानी इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय चक्र या द्विगुण परिवहन? जी हाँ, इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, सी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा, हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? 80/120, 120/80, 160/100 या 100/160? जी हाँ, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 120/80 यानी मैक्सिमम ब्लड प्रेशर 120 जाता है और जो नॉर्मल है यानी मिनिमम है वो 80 तक आता है। चलिए, इस प्रकार से हमने 32 सवाल देखा। अब 33वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 33वां सवाल हम लोग का क्या है। जी हाँ, 33वां सवाल है कि उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? जी हाँ, जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनका हमारे शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि अनावश्यक है या इनमें से सभी सही है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, डी नंबर ऑप्शन यहाँ है, इनमें से सभी सही है। अर्थात जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में ये विषाक्त भी होते हैं,
ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं और ये अनावश्यक है हमारे शरीर के लिए। तो जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 34 क्वेश्चन कि सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है। जी हाँ, उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं कहाँ संपादित होती है? अलग अलग, साथ साथ, कभी साथ तो कभी अलग, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उस उत्सर्जन एवं जल संतुलन की जो क्रियाएं हैं वो हमेशा साथ साथ घटित होती है या संपन्न होती है। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। जी हाँ, प्रोटीन और एमिनो अम्ल जब विखंडित होते हैं या टूटते हैं तो क्या बनता है? सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, या फिर इनमें से सभी? जी हाँ, प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जी हाँ, इनमें से सभी। जी हाँ, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही, इनमें से सभी। यानी जब एमिनो अम्ल और प्रोटीन हमारे शरीर में विघटित होते हैं या टूटते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है और यूरिक अम्ल बनता है, यानी तीनों चीज़ों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? जी हाँ, जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से जो निष्कासन है वो किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, या एमिनो अम्ल के रूप में? जी हाँ, यूरिया के रूप में होता है। जो राइट आंसर होगा बी होगा, यूरिया। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? जी हाँ, वे कौन से जीव हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? सिर्फ रेप्टिलिया वर्ग में, सिर्फ एविज में, क एवं ख दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा क्या? जी हाँ, सी नंबर, यानी रेप्टिलिया और एविज, इन दोनों जीवों में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन है वो यूरिक अम्ल के रूप में होता है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? जी हाँ, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और जब वो शरीर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? निष्कासन, उत्सर्जन, विसरण या बहिष्करण? जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल है, उन्हें कहा जाता है उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? जी हाँ, जो वृक्क यानी किडनी होती है उसकी जो भीतरी नतोदर सतह यानी जो अवतल सतह होती है उसे क्या कहा जाता है? वृक्क शंकु, अंतस्थ भाग, हाइलम, या फिर नेफ्रॉन? जी हाँ, क्या कहा जाता है? आप जरा कमेंट करके हमें बतलाइए, हम देखना चाहते हैं कितने लोग सही सही जवाब दे रहा है। जी हाँ, वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा सी, हाइलम कहलाता है। जी हाँ, हाइलम। अगला क्वेश्चन 40, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जी हाँ, बहुत ही सवाल और कई बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ, बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल आया है। क्या है कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? आपको बतलाना है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिवृषण या मूत्रमार्ग? जी हाँ, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? जी हाँ, वृक्क यानी नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि कौन कौन देता है। हम देख रहे हैं अवरोही चाप, हेनले का चाप, संग्राहक नलिका, या फिर बौमेन संपुट? जी हाँ, क्या कहलाता है आपको बतलाना है कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, बौमेन संपुट। जी हाँ, बौमेन संपुट में ही ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा अंग सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? संग्राहक नलिका, हेनले का चाप, सामान्य संग्राहक नली, या फिर अवरोही चाप? जी हाँ, इनमें से कौन है
जो डायरेक्ट मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है, तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सामान्य संग्राहक नली जो होती है वो डायरेक्ट हमारी मूत्रवाहिनी से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जी हाँ, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक अम्ल। जी हाँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका जो जवाब होगा जी हाँ ए नंबर होगा, यूरोक्रोम। इसी के कारण जो मनुष्य का मूत्र है या किसी भी जानवर का जो मूत्र है वो कैसा होता है? पीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? जी हाँ, जो डायलिसिस मशीन होता है वह किस तरह से कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का या कृत्रिम ग्रंथि का? जी हाँ, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कृत्रिम वृक्क का। जी हाँ, जो डायलिसिस मशीन होती है वो क्या करती है? कृत्रिम वृक्क का कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान किस रचना को दर्शाता है? जी हाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी या फिर वृक्क को। जी हाँ, किस चीज़ को दर्शाता है? तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन क्यों गलत है कि यहाँ पर देखिए चित्र का वर्णन किया गया है और चूंकि गलती से यहाँ पर जो चित्र है वो चित्र हमने नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस चित्र का जो जवाब है, इस प्रश्न का जो जवाब है वो चित्र में छुपा हुआ है और यहाँ चूंकि चित्र है ही नहीं। तो चलिए इसको छोड़ करके हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हम लोग का 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल को देखते हैं। जी हाँ, 46वां सवाल है कि मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? जी हाँ, मानव शरीर में जो वृक्क होता है यानी जो हमारी किडनी होती है वो कहाँ अवस्थित होती है? वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड की बाईं ओर या वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड की बाईं ओर। जी हाँ, कितने लोग इस सवाल का सही जवाब जानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतला सकते हैं कि हाँ हमें इसका जो सही जवाब है वो पता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर बी होगा, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर। 47 नंबर क्वेश्चन, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? जी हाँ, जो मूत्रवाहिनी होता है वो वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है आपको बतलाना है। शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से या निश्चित स्थान से नहीं? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा सी, हाइलम से जो है वो क्या करता है? बाहर निकलता है। 48 क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? जी हाँ, मानव उत्सर्जन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो शरीर से सीधे तौर पर बाहर खुलता है? मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या ट्राइगोन? जी हाँ, मूत्रमार्ग जो होता है वो शरीर से सीधे बाहर खुलता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह रचना क्या कहलाती है? जी हाँ, उस रचना को किस नाम से जाना जाता है या उस रचना को क्या कहते हैं? कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला या फिर नेफ्रॉन? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैप्सूल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। जी हाँ दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है ये। क्या है कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10, लगभग 100, लगभग 10,000 या लगभग 10 लाख? जी हाँ, क्या होता है आपको बतलाना है। माफ़ कीजिएगा, 10 लाख, ये हाँ 10 लाख है। तो यहाँ इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 10 होगा कि 100 होगा कि 10,000 होगा कि 10 लाख होगा?
जी हाँ, कितने लोगों को पता है कि मानव के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉनों की जो संख्या है वो नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, लगभग में 10 लाख होती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 10 लाख नेफ्रॉनों की संख्या होती है प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक मानव में, प्रत्येक वृक्क में नहीं, जी हाँ प्रत्येक मानव वृक्क में क्या होता है? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना होती है। जी हाँ, जो भी नेफ्रॉन होते हैं प्रत्येक नेफ्रॉन में ऊपर की ओर प्याले जैसी एक रचना होती है। उस रचना को किस नाम से जानते हैं? बॉमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, अधिरोही चाप या संग्राहक नलिका? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, बॉमेन संपुट। जी हाँ, जो प्याले जैसी रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? बॉमेन संपुट कहा जाता है। चलिए अब 52 क्वेश्चन को देखा जाए। 52 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि इनमें से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? जी हाँ, मानव मूत्र में क्या नहीं पाया जाता है? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट? जी हाँ, आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम नाइट्रेट। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड होता है, यूरिया भी होता है और जल भी होता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जी हाँ, जो मानव का मूत्र है उसमें यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी होती है आपको बतलाना है। लगभग 96%, लगभग 2%, लगभग 4% या लगभग 60%? जी हाँ, राइट आंसर होगा लगभग 2%। अगला क्वेश्चन, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, मशीनों द्वारा जब रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, कोशिका डायलिसिस या फिर डायलाइजर? जी हाँ, किस नाम से जानते हैं जल्दी से बतलाइए। जी हाँ, तो मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की जो क्रिया है वो कहलाती है हीमोडायलिसिस। 55 क्वेश्चन कि पौधों में गैसों यानी CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्रों से, वात रंध्रों से, क एवं ख दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जो सी है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, यानी पौधों में CO2 एवं O2 का निष्कासन जो है रंध्रों से और वात रंध्रों से दोनों जगहों से होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? जी हाँ, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण का, विसरण का, वाष्पोत्सर्जन का या फिर परिवहन का? तो जी हाँ, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, क्वेश्चन ये था। तो देखना है कितने लोग जो हैं इसका सही सही जवाब देने में सक्षम हो रहे हैं। जी हाँ, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जिस क्रिया का उपयोग होता है वो है आपका परासरण। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? परासरण। 57 क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? जी हाँ, पौधों में रेजिन एवं गोंद जो होता है वो कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में? जी हाँ, रेजिन एवं गोंद जो होते हैं पौधों के अंदर कहाँ संचित होते हैं? पुराने जाइलम में। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? जी हाँ, पौधों से जो गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? लैटेक्स, रेजिन, गोंद या फिर टैनिन? जी हाँ, राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, लैटेक्स। जी हाँ दोस्तों, लैटेक्स कहा जाता है। कि आपको पता है लैटेक्स क्या है? जी हाँ, आपको बतलाया गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं जिनके अंदर से दूध निकलता है। जी हाँ, जैसे मान के चलिए महुआ का जो पेड़ हुआ है ना, या बरगद का पेड़ हुआ या फिर गुलर का पेड़ हुआ, ये सब जो पेड़ है इनकी पत्तियों को या टहनियों को जो आप तोड़िएगा तो उनके अंदर से सफ़ेद रंग का दूध जैसा एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है। जी हाँ, इसी को क्या कहा जाता है? लैटेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, देखिए पुनः यह क्वेश्चन आ गया कि जो लैटेक्स है ना, वह कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में या इन सभी में? जी हाँ, अभी हम आपको इसी के बारे में बतला रहे थे। लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, इन सभी में,
पीपल में भी होता है, बरगद में भी होता है और पीला कनेर का जो फूल होता है उसमें भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है हमारा, पौधों में नहीं पाया जाता है। जी हाँ, पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र, रासायनिक तंत्र, तंत्रिकीय नियंत्रण, क और ख दोनों। जी हाँ, पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, आपको ये बतलाना है। तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण, क और ग दोनों। जी हाँ, पौधों में क्या नहीं पाया जाता है क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही सही जवाब दे रहा है। जी हाँ, पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो पौधों में जो है तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र होता है, रासायनिक नियंत्रण होता है, लेकिन तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। तो जो राइट आंसर होगा 60 का वो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं। जी हाँ, बाहरी उद्दीपनों के कारण, जी हाँ, हवाओं के कारण या किसी के टच के कारण या वर्षा के कारण पौधों में जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? उपापचयी गति, अनुवर्तनी गति, रासायनिक गति या फिर समन्वय क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो पौधों में बाहरी उद्दीपनों से होने वाली गति को अनुवर्तनी गति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा पादप जो अंग है वो प्रकाश अनुवर्तन गति को प्रदर्शित करेगा? जड़, तने का शीर्ष भाग, पत्तियां, ख एवं ग दोनों। जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जड़, तने का शीर्ष भाग, पत्तियां, ख एवं ग दोनों। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा यहाँ डी होगा, अर्थात तने का शीर्ष भाग और पत्तियां ये दोनों क्या करती हैं? प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। 63 क्वेश्चन है, पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। जी हाँ, जो पराग नलिका होती है उसकी बीजांड में होने वाली जो गति है वो क्या प्रदर्शित करती है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन या फिर जलानुवर्तन। जी हाँ, क्या यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका क्या होगा? पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, रासायनिक अनुवर्तन गति को प्रदर्शित करती है। 64 क्वेश्चन, पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? जी हाँ, पौधों में वे कौन से अंग है जो गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? जड़, तना, पत्तियां या फिर फूल। जी हाँ, तो जो पौधे होते हैं, पौधों में गुरुत्वानुवर्तन का मतलब कहा जाता है गुरुत्व के अधीन, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, है ना, वो गति करते हैं। तो वो पौधे का कौन सा हिस्सा है? जी हाँ, जड़ है। जड़ जो होता है पृथ्वी में नीचे की ओर जाता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, जड़। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। जी हाँ, जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है उसका संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? जड़ में या फिर स्तंभ शीर्ष में या फिर पत्तियों में या फल में। जी हाँ, ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, स्तंभ शीर्ष में क्या होता है? जी हाँ, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। 66 नंबर क्वेश्चन, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? जी हाँ, पौधों के अंदर बनने वाला जो हार्मोन्स है साइटोकाइनिन, इसका संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ शीर्ष पर, जड़ों में, भ्रूणपोष में या ख एवं ग दोनों में। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ख एवं ग दोनों में, अर्थात जो साइटोकाइनिन है वो जड़ों में और भ्रूणपोष में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। जी हाँ, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं किसके कारण? एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन या फिर इनमें से सभी। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर,
किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? जी हाँ, किस पादप हार्मोन के उपयोग से बड़े बड़े आकार के फलों एवं फूलों का जो है उत्पादन किया जाता है? ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या जिब्रेलिन? जी हाँ, ये जो डी नंबर पे हार्मोन है जिब्रेलिन, इसके द्वारा ही बहुत बड़े बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। जी हाँ, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन? जी हाँ, ये जो एथिलीन है यह हार्मोन गैस के रूप में पौधों में पाया जाता है और यही क्या करता है? फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, किस, एक मिनट, आपको दिखलाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, वो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। जी हाँ, 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है? जी हाँ, किस हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या फिर जिब्रेलिन्स? जी हाँ, देखना है कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देने में सक्षम है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या फिर जिब्रेलिन्स? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा यहाँ सी होगा। एब्सिसिक अम्ल जो होता है, इसको अगर किसी पौधे पर छिड़क दिया जाए तो उस पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ क्या होती है कि मुरझा करके गिरना शुरू हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? जी हाँ, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को कौन अवरुद्ध करता है, अर्थात कौन रोकता है, ये आपको बतलाना है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स? जी 72 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, माफ़ कीजिएगा, कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक, नहीं, 71 नंबर क्वेश्चन का भी उत्तर नहीं हुआ, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल या फिर एथिलीन? जी हाँ, यह जो 71 नंबर क्वेश्चन है इसका भी जो जवाब होगा वो एब्सिसिक अम्ल ही होगा। ये कोशिका विभाजन और दीर्घन को क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है, यानी कंट्रोल में रखता है। 72 नंबर क्वेश्चन, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? जी हाँ, किस हार्मोन के कारण जो पत्तियां हैं अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती हैं? ऑक्जिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण या फिर जिब्रेलिन के कारण या एब्सिसिक एसिड के कारण? जी हाँ, 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बतला सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर आपका बी होगा। जी हाँ, साइटोकाइनिन के प्रयोग से जो फलों या फिर फूलों या फिर अन्य पौधों की जो पत्तियां हैं वो अधिक समय तक ताजी और हरी बनी रहती हैं। 73 क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाते हैं? जी हाँ, नष्ट नहीं होने देते हैं, अर्थात नष्ट होने से वो बचा लेते हैं। एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्जिन? जी हाँ, यहाँ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है आप लोग कमेंट में हमें बतला सकते हैं। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा इसका भी क्या होगा? जिब्रेलिन होगा। जी हाँ, जिब्रेलिन क्या करता है कि जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है? जी हाँ, क्वेश्चन है कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई को क्या कहा जाता है? जी हाँ, न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। 75वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? जी हाँ, तंत्रिका आवेग का जो चालन है वो साइटोन की ओर जो है कौन करता है, ये आपको बतलाना है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा एक्सॉन, डेंड्रासाइट, माइलिन शीथ या न्यूरिलेमा? तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर बी होगा, डेंड्राइट्स। जी हाँ, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर क्या करते हैं कि करते हैं।
अगला क्वेश्चन, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसे क्या कहा जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, एसिटाइल कोलिन द्रव, हार्मोन, या फिर एपीनेफ्रिन। जी हाँ, ए बी सी और डी में से जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो बी होगा। एसिटाइल कोलिन जो होता है वह क्या है कि तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, उसे कहा जाता है एसिटाइल कोलिन। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रम तथा डाइएनसेफ्लॉन। जी हाँ, 77 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सेरिब्रम तथा डाइनसेफ्लॉन भाग हैं। जी हाँ, किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के, पश्च मस्तिष्क के, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जो सेरिब्रम होता है ये हमारा कहाँ का हिस्सा है? जी हाँ, अग्र मस्तिष्क का। 78, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? जी हाँ, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? गाइरस, सल्कस, मेनिंजीज, या क्रेनियम? जी हाँ, मेनिंजीज के नाम से जाना जाता है, जो मस्तिष्क को चारों ओर से क्या करती है? घेरे रहती है। 79 क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? जी हाँ, इनमें से कौन है जो ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? पांस वेरोलाई, सेरिबेलम, डाइनसेफ्लॉन, मेडुला ऑब्लांगेटा। जी हाँ, सेरिबेलम जो है यही क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों की गति को कंट्रोल करता है, अर्थात नियंत्रित करता है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? जी हाँ, हमारे शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी या अंडाशय? जी हाँ, हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन किसका स्राव है? जी हाँ, जो एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन्स है वो किसका स्राव है? पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, पाराथायराइड ग्रंथि का, या एड्रीनल ग्रंथि का? जी हाँ, एपिनेफ्रॉन जो हार्मोन है वो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है कि किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? जी हाँ, किस हार्मोन के अधिकतर स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? वृद्धि हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन, या फिर एपिनेफ्रिन? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, वृद्धि हार्मोन। जी हाँ, वृद्धि हार्मोन यदि आवश्यकता से अधिक आपके शरीर में स्रावित हो तो आप जो है जाइगेटिज्म नामक बीमारी का शिकार हो जाइएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हड्डियां बहुत भारी हो जाती हैं, अर्थात जो मनुष्य का वजन है वो बढ़ते ही चला जाता है, रुकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कि वह स्थान जहां एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, उस स्थान का नाम बतलाना है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? एसिटाइलकोलिन, सिनेप्स, साइनेप्टिक नर्व्स, या फिर न्यूरेलीमा? जी हाँ, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा सिनेप्स। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 84 क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मानव, जी हाँ दोस्तों, मानव जो होता है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेनियम, सिनेप्स, सेरिब्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेनियम, सिनेप्स, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, किसके नाम, माफ़ कीजिएगा, सेरिब्रम नहीं होगा, सिनेप्स भी नहीं होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्रेनियम। 85 क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है?
जी हाँ, यहाँ मस्तिष्क का आपको आयतन बतलाना है कि मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, 800 ml, 1100 ml, 1650 ml या 1900 ml। जी हाँ, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका आयतन लगभग 1650 ml के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन 86, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा या फिर पांस वेरोलाई द्वारा। जी हाँ, जो राइट आंसर है वो आपका सी नंबर है, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जी आपको बतलाना है कि इनमें कौन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पाराथायराइड ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि, अंडाशय या फिर वृषण। जी हाँ, ये सभी की सभी क्या है कि ग्रंथियां हैं, लेकिन ये ब्रूनर जो ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 88 क्वेश्चन कि इंसुलिन स्राव है। जी हाँ, इंसुलिन स्राव है यानी इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, जठर ग्रंथि से, ब्रूनर ग्रंथि से या एड्रीनल कॉर्टेक्स से। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा इंसुलिन स्राव है। जी हाँ, किसका स्राव है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं का स्राव जो है वो क्या है, इंसुलिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 89 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, सिर्फ एक व्यष्टि का होना, निषेचन का नहीं होना, युग्मकों का निर्माण होना, ज़्यादा संख्या में और शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति। जी हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है यानी गलत आपको ऑप्शन को चुनना है। जी हाँ, तो जो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो बी नंबर है, युग्मकों का निर्माण। ये तीनों क्रियाएं होती है लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। 90 क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री, असमसूत्री, ख एवं ग दोनों। जी हाँ, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। 91 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। जी हाँ, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, पुनर्जनन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो राइट आंसर है वो होगा मुकुलन द्वारा, ईस्ट में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। 92 क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। जी हाँ, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें होने वाले मुकुलन का उदाहरण है ईस्ट, पैरामीशियम, अमीबा या हाइड्रा। जी हाँ, हाइड्रा जो है ये बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। जी हाँ, बीजाणु जनन द्वारा किस जीव में जनन होता है, कवक में, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में। जी हाँ, जो राइट आंसर होगा ये होगा कवकों में। अगला क्वेश्चन, कैलस का निर्माण होता है। जी हाँ, कैलस का निर्माण कब होता है, लैंगिक जनन में, बीजाणु जनन में, मुकुलन में या उत्तक संवर्धन में। तो कैलस का निर्माण जो है वह होता है उत्तक संवर्धन में। अगला क्वेश्चन, बाह्य दल एवं दल पुंज को क्या कहा जाता है, आवश्यक अंग, सहायक अंग, एक लिंगी रचना या द्विलिंगी रचना। जी हाँ, तो बाह्य दल एवं दल पुंज को सहायक अंग कहा जाता है पुष्प का। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के नर भाग को कहते हैं। जी हाँ, पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है, जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज या फिर पुमंग। जी हाँ, यहाँ क्वेश्चन है कि जो पुष्प होता है उस पुष्प के नर हिस्से को क्या कहा जाता है। जी हाँ, पुमंग कहा जाता है और यहीं से क्या होता है कि पुंकेसर होता है और पुंकेसर से ही परागकण निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों के मादा भाग को कहते हैं। जी हाँ, पौधों के मादा भाग को क्या कहा जाता है, जायांग, पुमंग, दल या पुंकेसर। जी हाँ, पौधों के मादा भाग को जायांग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने टोटल 97 क्वेश्चन को देखा जो कि आपके बायोलॉजी के किताब से ही ये सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, खास तौर पे आपके आने वाले आगामी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपसे इसको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ
हम वीडियो को अब बंद करते हैं और फिर मिलेंगे आपके साथ एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।